हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। ठीक, और अपने अपने काम में व्यस्त होने के साथ साथ पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए, जैसे कि जितने हमारे पुराने साथी हैं उन सबको पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं। साइंस पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक, और जितने आज हमसे नए साथी जुड़ रहे हैं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर नए साथी आए हैं, उन सभी का जी रसायन यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए और हमारे चैनल को विजिट करिए, देखिए आपकी क्लासें प्रतिदिन यहाँ चलती हैं। किसी भी प्रकार की आपको क्लास में डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट छोड़िए, अगले इवेंट में आपको या कमेंट में भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय की देरी किए हुए। ठीक, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षारक तथा लवण पढ़ रहे थे ना। हमारा जो चैप्टर सेकंड है साइंस में वो क्या है, एसिड है, बेस है और साल्ट है। ठीक, और कल जो हमारी तीसरे नंबर की क्लास हुई थी उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया था, हमने कमेंट भी देखा भी था, मैं बोल सही रहा था पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। एक जो क्या था, धातु कार्बोनेट था, क्या था, धातु कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक, उसको हमने गलती से सोडियम कार्बोनेट कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट कर दिया है। इसको आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, वहां पर धातु होगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा। ठीक, धातु कार्बोनेट होगा और धातु बाई कार्बोनेट होगा, धातु बाई कार्बोनेट होगा। ठीक, इस थोड़ी सी मिस्टेक के लिए, जो थोड़ी सी हमसे चूक हुई थी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक, कि हमसे गलती हो गई थी। सिर्फ बोल मैं सही रहा था, बोल मैं सही रहा था, पर वहां पर लिख कुछ हम गड़बड़ दिए थे, वहां पर हम सोडियम लिख दिए थे, हमें लिखना धातु था। ठीक, तो इसमें से आप थोड़ी सी उसको क्या करेंगे, आप सुधार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम इसी पे चर्चा भी कर रहे थे, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट पे चर्चा कर रहे थे। किस पे, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। ठीक, पढ़ने में तो मजा आ रहा है ना सभी को, पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस क्लास में आया करिए तो पेन कॉपी लेकर जरूर आया करिए, जितना भी बताया जाए आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। नोट डाउन करने से क्या होता है, आपको जब एग्जाम टाइम में आप चले जाओगे, जब एग्जाम होने वाला होगा तो उसमें आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक, इसीलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें हम धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया देखे थे। इसमें हमने 4-5 एग्जाम्पल भी किए थे ना, शायद 4-5 एग्जाम्पल भी किए थे। तो आज हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिससे कि जिन बच्चों के मन में डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे हम क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं, CaCO3 को क्या करते हैं हम, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है हमारे पास H2SO4, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, H2SO4। ठीक, ये देखिए ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, यही तो खास बात है, इस क्लास में आपको एक एक सूत्र का नाम भी बताया जाएगा। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु बाई कार्बोनेट हो, इनको क्या करना है, जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो उत्पाद बनेगा उसमें लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगी, CO2 गैस बनेगी, H2 जल बनेगा और लवण बनेगा। ठीक, तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यहाँ पर जल, CO2 और लवण। इसको हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो उत्पाद बनेगा यही बनेगा अभिकारक से। ठीक, तो अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसके साथ में लगा देते हैं H2 के। अगर जब हम एक ऑक्सीजन को H2 के साथ लगा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास H2O हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया, H2O को लगा दिया, ये इसे क्या कहते हैं, जिसे हम जल कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या मिला, CO2। यहाँ पर CO3 था, देखिए ये जो कार्बोनेट है CO3 है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन को हम H2 के साथ दे दिए, तो यहाँ पर 2 बचा। कितने ऑक्सीजन बचे, 2 बचे। 2 के लिए हम यहाँ पर CO2 लिख देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई ना, CO2 कैसे हम लिख रहे हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, SO4 बचा और Ca बचा। इसको क्या करते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं। जब इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CaSO4, और ये क्या है, आपका लवण है। ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, इसी को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इस बात को समझ में आई कि हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया किए तब हमें कैल्शियम सल्फेट लवण मिला, H2O जल मिला और CO2 मिली। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे चले, हम आगे चले ना, ये वाली समीकरण समझ में आ गया। ठीक, चलिए हम दूसरा एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं। ठीक, अभी तक हमने धातु कार्बोनेट के लिया था, सॉरी सोडियम बोल दिए, धातु कार्बोनेट की चर्चा कर रहे थे। अब हम क्या है, धातु बाइकार्बोनेट लेंगे। क्या लेंगे, जब धातु बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, धातु सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे क्या है, NaHCO3, इसको क्या करते हैं हम, अम्ल के साथ, किसी भी अम्ल के साथ हम, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया है, HCl लिया, ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक, यहां तक बात समझ में, अम्ल है। और ये क्या है, ये जो है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब देखिए इससे हम, जब इसको हम, ये अभिकारक जो है, जब इसको हम उत्पाद में कन्वर्ट करेंगे, अम्ल के साथ जब अपक्रिया कराएंगे, तो ये क्या होगा, यहां पर देखिए, यहां पर एक H है और एक H यहां पर है ना, एक H यहां पर है और एक H यहां पर है। जब इसको हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। एक H यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, क्या बन गया, H2। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ये क्या बन जाएगा, जल। देखिए आपको इस इवेंट में, इस सेशन में रटाया कुछ भी नहीं जाएगा, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। आप लोग एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा आराम से। ठीक, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हमारी क्लासें 1-2-3 दिन लंबी हो जाएंगी, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास H2 जल मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन के साथ दे दिया, वो जल बन गया। यहाँ पर बचा 2 ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या कहते हैं, CO2 बन गया। अब देखिए एक सोडियम यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है और Cl यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोरीन लवण बन जाएगा। ये है आपका लवण और ये आपका है जल और ये आपकी CO2 गैस है। ठीक, CO2 गैस। यहाँ तक बात समझ में? हाँ, इसी को क्या कहते हैं, जो NaHCO3 होता है, क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसी को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने का सोडा। ठीक, खाने का सोडा हम इसी को कहते हैं। इस बात को आप गौर करिएगा कि खाने को सोडा किसे कहते हैं, हम खाने का सोडा को NaHCO3 कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट हमने बताया है। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आगे चलें चलें, सबका हो गया ना? चलिए, नोट तो कर रहे हो सब लोग? नोट करते चलिएगा, हम आगे चल रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक, अब चलिए हम ऊपर से ही हटा रहे हैं। अब हम देखते हैं धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की प्रकृति कैसे होती है। ये प्रकृति कैसे होती है, या अम्ल होता है, या क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, या उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है जो कुछ भी ना करे, जो कुछ भी ना करे ना, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति की अगर बात करेंगे, इसकी प्रकृति की बात करें, धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट और क्या है, धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक, अगर हम इन दोनों की चर्चा करें, अगर हम इन दोनों की प्रकृति देखें, ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा? बहुविकल्पी में, बहुविकल्पी में। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न होते हैं उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जो प्रकृति है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की प्रकृति कैसे होती है, या प्रकृति कैसे है, इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। ठीक, क्षारीय होती है। इस बात को आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेंगे या कॉपी में लिख लेंगे कि जो धातु की जो प्रकृति होती है, सोडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, क्षारीय होती है। चाहे वो धातु सोडियम हो या धातु बाइकार्बोनेट हो। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ये क्या है, अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें तो एक तो धातु है, ये देखिए एक धातु है और एक कार्बोनेट है ना। धातु कार्बोनेट जो है, अगर इसकी हम बात करें तो धातु कार्बोनेट जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्षारीय लिख सकते हैं। अगर हम क्या लेते हैं, जैसे मैग्नीज कार्बोनेट लिखते हैं, मैग्नीज कार्बोनेट MgCO3, तो ये भी क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु जो होती है, चाहे कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ये सब क्या होती है, क्षारीय होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अभी सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, जिसे हम क्या किससे प्रदर्शित कर रहे थे, NaHCO3 ये था ना। ये क्या है, इसकी प्रकृति की बात करें तो क्षारीय है, क्षारीय है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर इसकी हम बात करें, इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, CaCO3 की बात करते हैं, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, इन सब की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक, इस बात को समझ गए, क्या होती है, क्षारीय होती है, जहां सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, मैग्नीज कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनकी प्रकृति जो है वो क्षारीय है। ठीक, तो इस बात को समझ गए। इस बात अच्छा थोड़ा स्पीड अच्छा कम, ठीक है कोई बात नहीं, हम कम थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। कि देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है, ये इसकी प्रकृति क्षारीय है। जो और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसकी भी प्राकृतिक क्षारीय ही है। चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, सभी की जो प्रकृति होने वाली है, इसमें जो प्रकृति की बात करेंगे वो क्षारीय रहने वाली है, अम्लीय नहीं होगी। आप क्षारीय हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, ये था इसमें का मेन पॉइंट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं और लगातार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आते हैं ना, 5-6 नंबर के पहले ही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है। ठीक, चलिए हटाएं इसको। चलिए हम हटा रहे हैं, और सब लोग मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे। अगर हम अगले स्टेप की बात करते हैं, अगर हम अपने
नए स्टेप की बात करते हैं, अगले स्टेप की बात करते हैं, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, उदासीनीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया देखेंगे। उदासीन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए जो क्षार होते हैं, जो क्षार और अम्ल होते हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है, एक दूसरे को पटकनी देने में लगे रहते हैं। जैसे अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लोग सोच रहे हैं। उसी तरह अम्ल भी सोचता है मैं क्षार को हटा दूं, क्षार सोचता है मैं अम्ल को हटा दूं ना। यानी बेस साल्ट क्या कहते हैं, एसिड से, और एसिड बेस से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर हम क्या देखेंगे, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब ये है सिंपल से कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ना उससे रंग से मतलब है ना कुछ, यानी कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, यानी एकदम सीधा स्वभाव का व्यक्ति है उदासीनीकरण। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं उदासीनीकरण को। उदासीनीकरण, अगर हम उदासीनीकरण की बात करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसमें भी उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर हम देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखेंगे तो यह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया है। क्या है? पहला पॉइंट जो इसमें बनने वाला है वो है कि यह अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया है। ठीक, क्या है? अम्ल, पहला पॉइंट जो इसमें बनेगा, यह अम्ल, थोड़ा सा अम्ल व क्षार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक, देखिए अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अब देखिए अम्ल क्षार की जब अभिक्रिया होगी तब उससे प्राप्त हमें क्या होगा, इसके बारे में देख लीजिए। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेंगे, अम्ल प्लस जब क्षार अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होंगे। और इसी के साथ H2 जिसे हम H2O जिसे हम जल कहते हैं, पीने का वाटर कहते हैं, पानी जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण होगा। ठीक, ये बात समझ में आई कि जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होगी, अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करेंगे आपस में तो उत्पाद क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा। तीसरी चीज उदासीन अभिक्रिया में क्षार व अम्ल के बीच क्या है कि यह एक जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा इसमें से निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें क्या है, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, इन सबको हम एक एक पॉइंट डिनोट करेंगे। अभिक्रिया है कि कौन कैसे हो रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है, इसमें आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इसको हम एक साथ देखते चलेंगे। ठीक, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। देखिए क्या है, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन भी अभिक्रिया है। इसमें यह द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक, क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो धातु सोडियम क्या कर रहे थे, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट देख रहे थे, उसमें क्या कर रहा था, उसके विलयन से जो हाइड्रोजन था उसको हटा दे रहा था ना, यही तो कर रहा था। उसके विलयन से, सॉरी, इसके पहले जो हम अभिक्रिया करा रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसके विलयन से उसको हटा दे रहा था, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा था ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो अम्ल होता है, जो धनायन होता है वो प्लस से जुड़ता है, जो धनायन होता है माइनस से जुड़ता है, जो ऋणायन होता है वो प्लस से जुड़ता है, धनायन से जुड़ता है। मतलब आगे का पीछे जुड़ेगा और पीछे का आगे जुड़ेगा, इस बात को हम इसमें देखते हैं। ठीक, जैसे हम इसमें अब एग्जाम्पल पे भी आते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल पे आए तो देखिए पहले हमारे पास क्या है, अम्ल है और क्षार है। अम्ल आपको पता है कि अम्ल जैसे होता है कि किसी भी, मान लीजिए अम्ल की, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही ना, H2SO4 हो गया, अम्ल ही है, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सब अम्ल है ना। तो हम अम्ल की चर्चा करने के साथ साथ क्षार की भी चर्चा करते हैं, जिसमें क्षार में क्या होता है, OH होता है। ठीक, क्षार में क्या होता है, OH होता है। अगर हम अम्ल की बात करें तो HCl लेते हैं, प्लस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार है, और ये क्या है, अम्ल है। ठीक, अब देखिए
ये क्षार और अम्ल बन गया, यहाँ पर भी क्षार था और अम्ल था। इस बात को आप समझ रहे हैं कि इस बात को आप समझ रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे चलें। देखिए इसमें आप समझ रहे हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है, HCl अम्ल है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। अब जब इसका हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, लवण मिलना चाहिए और जल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, लवण और जल मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पर ये कि H है, अम्ल की तरफ से क्या जाएगा, H प्लस जाएगा। ठीक, जो अम्ल है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ इसके सामने से H प्लस जाएगा और जो क्षार है इसकी भाई इस तो प्लस जा रहा है इधर से, तो उधर से माइनस आएगा। भाई इधर से क्षार जा रहा है, प्लस जा रहा है, उधर से माइनस आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस OH माइनस। ठीक, ये जब OH माइनस यहां आ गया और H प्लस जब यहां आ गया, तब यहां क्या हम इसको लिख सकते हैं, H2O, जिसे हम जल कहते हैं, प्लस यहां पर Na है और Cl, इसको क्या लिख देंगे हम, NaCl। ये आपका लवण हो गया, सोडियम क्लोरीन। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। NaCl जो है सोडियम क्लोरीन लवण के रूप में मिला और H2 हमें जल मिला। ठीक, हाँ कल एक बच्चे का डाउट था कि सर हम इसको लवण को जल को इधर उधर लिख देते हैं, पर कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। आप जो है किसी को पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या एग्जामिनर को भी नहीं होगी। ठीक, बोर्ड में भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आगे पीछे है, इसमें भी आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जो अम्ल का होगा उसका आगे का भाग, ठीक, और सॉरी जो अम्ल होगा, हाँ जो अम्ल होगा उसका आगे का भाग और जो क्षार होगा उसके पीछे का भाग आपस में जुड़ेंगे। इस बात को समझ रहे हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया में भी हमने बताया था कि अगवाड़े को पिछवाड़े से जोड़ दीजिए और पिछवाड़े को अगवाड़े से, यानी आगे के भाग को पीछे से जोड़ दीजिए और पीछे के भाग को आगे से जोड़ दीजिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में, थम्स अप करें, फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक, इसको नोट करिए, तब तक नोट करिए। चलिए नोट किए। चलिए हटाएं इसको। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इस वाले को, और सब ऐसे लिखा रहने देते हैं। हम यहीं पर एक एक आपको बताते चलेंगे। ठीक, कि कौन सी क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा है एक, और हम क्षार लेते हैं अब, या मान लीजिए क्षार लेते हैं, और या मान लीजिए क्या लेते हैं हम, अम्ल लेते हैं। अम्ल जैसे मान लीजिए हमने H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया हमने, अम्ल जो ले लिया H2SO4, प्लस में हमने क्या ले लिया, क्षार ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार। हम आपको हर एग्जाम्पल में बताएंगे, हम आपको हर एग्जाम्पल में बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक, ये आपके पास अम्ल है और इस अम्ल को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा दूर लिखेंगे, दिक्कत ना हो, ताकि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, और ये क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए जब इसको हम आपस में कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या है, हमने आपको पहले बताया कि अम्ल का अगवाड़ा जोड़िए और क्षार का पीछे का भाग जोड़िए। ठीक, अम्ल के आगे का भाग जोड़िए और क्षार में क्या है, पीछे का भाग। जब इसमें का भाग आप जोड़ोगे तो यहाँ H2 जाएगा इधर से प्लस में। अब देखिए इधर से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इधर से 1 हाइड्रोजन, तो ऐसा तो होगा नहीं, दोनों तरफ से समान अणु आने चाहिए। तो इधर से 1 हाइड्रोजन, तो इधर से 2 हाइड्रोजन आने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 OH आएगा। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं कि 2 OH इसके पास आएगा, इस चीज को आप समझिए। यहां पर क्या होगा, प्लस 2 OH। इस बात को समझे कि इधर से अम्ल जो था उसके पास H2 आया माइनस में, और इधर से क्या आया, OH माइनस आया। ठीक, OH माइनस आया, तो आगे क्या बन जाएगा, 2H2OH
माइनस, यही बनेगा ठीक। H2O माइनस बनेगा, सॉरी H2O माइनस ऐसे बनेगा ठीक। H2O माइनस बनेगा, या माइनस इस पे लिखिए या ना लिखिए, लेकिन H2O, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2, इसमें कुल टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए और इसमें भी 4 हाइड्रोजन हो गए ठीक। इसको हम संतुलित करने के लिए यहां से इसको 2 लिखे हैं पोटेशियम के आगे ठीक। इस बात को समझ गए। अब देखिए, जब ये हमारा जल बना, ये जल बना, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास 2 पोटेशियम बच गया और SO4 बच गया। क्या बचा, 2 पोटेशियम बचा और SO4 बचा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, K2SO4। क्या लिखेंगे, K2SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि हम क्या लिखें, पोटेशियम सल्फेट। यहां तक बात समझ में आई कि हम क्या लिखे, पोटेशियम सल्फेट ठीक। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे तो इसमें उष्माक्षेपी अपक्रिया भी है, या द्विविस्थापन अपक्रिया भी है ठीक। ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, उष्माक्षेपी अपक्रिया है, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया है। क्या है, क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसमें क्या लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया ठीक। इसको ये भी लिख सकते हैं हम, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो आप हमें थम्स अप करें, हम आगे बढ़ते हैं ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपने आते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी अम्ल व क्षार की अपक्रिया की चर्चा करें तो उसमें अम्ल के आगे वाले भाग को ठीक और क्षार के पीछे वाले भाग को आपस में जोड़ दीजिए। उसके बाद जो बचे उसको आप लवण में रख दीजिए, आपका बन के तैयार हो जाएगा समीकरण ठीक। चलिए इसको अब हटाते हैं। सब लोग नोट कर लिए हो ना, फटाक से सब लोग नोट कर लिया करो। तुरंत हम हटाते हैं ठीक, हटाते हैं। अब देखिए, अब एक नया जो टॉपिक इसमें आया, ये तो रही बात अम्ल और क्षार की। धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट हमने देख लिया, अम्ल क्षार के साथ उदासीनीकरण अपक्रिया देख लिया ठीक। अब हम क्या देखने वाले हैं, अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। क्या है, अम्ल की अपक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ हम कैसे कराते हैं ठीक। आए अपने टॉपिक पर, अम्ल की धात्विक अभिक्रिया यानी धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, अम्ल की धात्विक या अम्ल की क्रिया जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ। क्या है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल की क्रिया, यहां पर लिख लीजिए थोड़ा सा, अम्ल की क्रिया या अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, या धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया लिख सकते हैं, या इसको ऑक्साइड से ठीक। इसमें देखिए, अब आप लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि धातु है और धात्विक ऑक्साइड कैसे है ना, इस सबको समझिए। जैसे धातु हमारे पास क्या है, मान लीजिए NaO है, सोडियम ऑक्साइड या CuO है। क्या है, CuO, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड। क्या है, अभी हम बता रहे हैं कैसे धात्विक है, धात्विक ऑक्साइड ठीक। धात्विक ऑक्साइड इसलिए है कि ये जो Cu है, जो कापर है, धात्विक ऑक्साइड को समझिएगा, जो कापर है ये क्या है, धातु है, और ये जो O है ये ऑक्सीजन है। इस बात को आप समझिए कि जो O है वो ऑक्सीजन है, जो O है वो ऑक्सीजन है, जो कापर है, जो धातु है वो कापर है। इन दोनों को जब मेल बनाया गया, जोड़ा गया, तब क्या बना, धात्विक ऑक्साइड। क्या बना, धात्विक ऑक्साइड। यहां तक बात समझ में आई कि धात्विक ऑक्साइड कहां से बनी, धात्विक ऑक्साइड कहां से बनी। CuO जो है धात्विक ऑक्साइड। जैसे हमें मान लीजिए कोई और लेते हैं, जैसे MgO लेते हैं, क्या ले लेते हैं, MgO ठीक।
MgO में देखेंगे ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर क्या बना, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। यहां तक तो बात समझ में आई ना। यहाँ अच्छा कैप लगा के, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, यहां तक तो आपको समझ में आई कि हम धात्विक ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे। उसमें अगर किसी भी धातु में, किसी भी धातु में अगर O लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन है। O का मतलब ऑक्सीजन, O का मतलब ओके नहीं होता है, O का मतलब ऑक्सीजन, जिससे आदमी और हम आप जिंदा हैं। आदमी हम भी हैं ना, आप भी हैं, हम आप जिससे जिंदा हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं। और जिस तत्व के साथ, जिस धातु के साथ ऑक्सीजन लगा जुड़ जाए वो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, धात्विक ऑक्साइड ही होता है। जैसे मान लीजिए और हम लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इसमें क्या है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यहां सोडियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है ये धातु है और वो क्या है, ऑक्साइड है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो से ऑक्साइड, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड बना। और हाँ चलिए इसी के क्रम में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जो सोडियम होता है, यानी सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, किस पदार्थ में रखा जाता है कि सोडियम बचा रहे। क्योंकि हमने बहुत से क्या बताएं, अब चलिए छोड़े जाने दीजिए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम सभी दुकानों पर मिलना इम्पॉसिबल है, किसी भी दुकान पे नहीं मिलता है, सिर्फ लेबोरेटरी में मिलता है, लैब में मंगाए जाते हैं तब मिलता है, वो भी प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए। तो आज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो सोडियम होता है ये घासलेट नामक एक तरल पदार्थ होता है। अब आप लोग बताएंगे कि घासलेट क्या होता है, घासलेट क्या होता है, ठीक। ये जो सोडियम को घासलेट नामक तरल पदार्थ है, हम लिख देते हैं यहाँ पर घासलेट तरल पदार्थ में, घासलेट नामक तरल पदार्थ में रखते हैं। अब घासलेट आप बताइए किसे कहते हैं, घासलेट के बारे में आपको चर्चा होगी, आप घासलेट के बारे में बताइए। देखिए जो घासलेट होती है इसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ मिलना बंद हो गया। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, और गलती से आप लोग इसको पानी में कभी मत रख दीजिएगा लैब में जाने के बाद। नहीं, अगर पानी थोड़ा सा, एक छींटा सा भी अगर पानी का बूंद पड़ा इस पर, तो जैसे पेट्रोल से ज़्यादा तेज इस क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, आगजनी फैला देगा वहां पर, ठीक। इतनी पावर होती है सोडियम में, इसीलिए इसे घासलेट में रखा जाता है, ठीक ठीक। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से, और नोट भी कर लिए हों। और इसको तो जरूर आप याद रखिएगा, इस वाले पोर्शन को, इतने को, कि सोडियम किस धातु में रखा जाता है। आपके आसपास वाले बच्चों से पूछिएगा कि भाई साहब आप हमें बता दीजिए कि सोडियम जो होता है उसको किस पदार्थ में रखा जाता है, किस जगह रखा जाता है। नहीं बता पाएगा भाई, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है घासलेट है क्या, मिट्टी के तेल मिलने बंद हो गए, और इसकी पूरे केमिस्ट्री में कहीं चर्चा भी नहीं होती है। जहाँ चर्चा होती है घासलेट बोलते हैं लोग ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए हटा रहे हैं इसको। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। धात्विक ऑक्साइड समझ गए ना कैसे होते हैं। अब इसकी हम अपक्रिया देखते हैं, क्या देखते हैं, धातु की ऑक्साइड प्राकृति या क्या है, इसकी हम अपक्रिया देखते हैं। जैसे धातु की जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे ना। या धातु प्लस अम्ल जो होता है ये अपक्रिया करके क्या बनाता है, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इसकी हम प्राकृतिक की बात करें, जो धात्विक अम्ल के साथ जो इस क्रिया जो धात्विक ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्राकृतिक का होता है। किसका, क्षारीय प्राकृति का होता है, ठीक। प्राकृति, क्षारीय प्राकृति का होता है। अगर इसके हम सूत्र की बात करें कि जिस फार्मूले पर रखा जाता है, यानी धातु की जो ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड जो होती है क्षारीय प्राकृति होती है। इसको रखने की अगर हम बात करें किस सूत्र पे रखते हैं, उसमें तो अभी रख रहे थे, जैसे हम अम्ल और क्षार को मिक्स कर रहे थे तो जल और लवण मिल रहा था।
इसमें हम धातु और धातु ऑक्साइड को मिक्स करेंगे। धातु और धातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराएंगे तब हमें इसमें से लवण और जल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये अम्ल की धातु और धात्विक ऑक्साइड की बात है। तो यहाँ पर अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। हाँ, अम्ल होगा बच्चा, ठीक। क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल और क्या है? धात्विक ऑक्साइड, या कहीं कहीं आपको ऑक्साइड भी मिलेगा, उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसको जब आप क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पर मिलेगा लवण प्लस में जल, ठीक। H2O जल मिलेगा और लवण मिलेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें अम्ल और धात्विक ऑक्साइड होगा, जिसे हम बेस बोलते हैं। धात्विक ऑक्साइड यानी एसिड बोलते हैं, ठीक। एसिड और धात्विक ऑक्साइड बेस की बात हम कर रहे हैं। लवण मिलेगा और जल मिलेगा। धात्विक ऑक्साइड को आप क्षार भी कह सकते हैं, क्षार भी कह सकते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड का मतलब O आना, और OH जहां पर आ जाता है वो क्या होता है? ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड हो गया ना। तो इसमें धातु की बात। और अम्ल तो अम्ल पता ही है, अम्ल हमेशा प्लस में ही आता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl को क्या करते हैं? CaO क्या है? अम्ल की अगर हम बात करें HCl प्लस में, इसका पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक। धात्विक ऑक्साइड हमने अभी जैसे बात की, जैसे MgO हो गया, ठीक। Na2 हो गया, Na2O, CaO हो गया, CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब की हम चर्चा करते हैं तो ये सब होते हैं क्षार। अगर यहाँ पर हमने धात्विक ऑक्साइड CaO रखते हैं, क्या रखते हैं? CaO। अब देखिए, जब हमने CaO को रखा तब हमें क्या मिलेगा? हमें जब हम इसको HCl को, ये क्या है? अम्ल है, अम्ल, और ये क्या है? ऑक्साइड है, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। इस बात को समझ रहे हो ना कि HCl क्या है? अम्ल है, और धात्विक ऑक्साइड ये है। अब देखिए, इसके साथ हम क्या निकालेंगे? पहले जल बनाएंगे। जैसे जल बनाएंगे, जल बने कहाँ? एक H इधर से आएगा और एक ऑक्सीजन इधर से आएगा। अब ऑक्सीजन जल तो आ गए, लेकिन हमें जल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम इसके पास यहाँ पर 2 लिख देंगे, या भी यहाँ से 2H आ गया प्लस में, प्लस यहाँ से O माइनस, तो यहाँ पर क्या बन गया? H2O। H2O जल बन गया। यहाँ तक बात समझ में कि H2O जल बन गया। उसके बाद देखिए कैल्शियम बचा, कैल्शियम और क्लोरीन, और वो भी 2 क्लोरीन। यहाँ पर 2 लिखा है ना, इसका मतलब क्लोरीन की संख्या 2 है। क्लोरीन की संख्या 2 है। अगर क्लोरीन की संख्या 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaCl2। इस बात को समझ में आए कि ये आपका जो है लवण प्राप्त हुआ और ये आपका जल। यहां तक बात समझ में आई कि लवण और जल को हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तुरंत फटाक से नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, तो सब लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ आपको डाउट रह गया हो, आपको ना समझ में आया हो, उसको आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, आज नहीं प्रतिदिन रहता है। जो कुछ भी आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़िए। दूसरे दिन नेक्स्ट सेशन में आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए